फाइनली सिलेबस आउट हो चुका है। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी का 10 साल से लोग वेट कर रहे थे। लास्ट वैकेंसी 2015 में आई थी और अब जाके ये वैकेंसी दोबारा आई है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे गए और उसके बाद लोग वेट कर रहे थे कि इसका सिलेबस आउट हो और हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो फाइनली सिलेबस आउट हो चुका है। अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, अब आपको झटपट से अपनी तैयारी शुरू करनी है। वी कैन नॉट वेस्ट मच टाइम। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए लोग बहुत सालों वेट करते हैं, तो आई एम श्योर ये चीज़ आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका जब सिलेबस आउट हो जाए तो हमारे पास कितना समय रहेगा एग्जाम देना है। वी कैन नॉट वेस्ट दिस टाइम। वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार सुन लेते हैं। देखिए, हमें ये पता है वैकेंसी बैचलर्स और फार्मडी वाला व्यक्ति जो है वो एलिजिबल था फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। पे ग्रेड जो रहने वाला है इस पर्टिकुलर वैकेंसी का बहुत अच्छा रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 41,000 अप टू 1,32,000। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो सैलरी तो बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में वी ऑलरेडी नो रिटन एग्जाम होने वाला है, इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद हमारा डीवी होगा। लास्टली एज लिमिट 30 to 35 ईयर्स अप टू, एंड उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहने वाली है वो है 109। मतलब इतने सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, पर कंपटीशन भी बहुत टफ है, ये नंबर बहुत छोटा है, तो वील हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अब अगर इसके अलावा बात करें पैटर्न की एग्ज़ाम के, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन स्कोर्स फॉर 2 मार्क्स और इसमें लगभग आपके 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 0.25। ठीक है, उसके अलावा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, फार्मेसी और टेक्निकल बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 70 मार्क्स होल्ड करते हैं एंड जनरल इंटेलिजेंस पर हमारे 30। तो ऑल टुगेदर हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू स्कोर फॉर 200 मार्क्स। तो ये 200 नंबर का जो एग्जाम पेपर है उसके लिए हमारे पास 1 घंटे का समय है। ये तो सारी एग्जाम के इंपॉर्टेंट पैटर्न की बात हो गई। अब अगर ये वैकेंसी 10 साल बाद आई है तो कुछ आइडिया हमें कट ऑफ का भी होना चाहिए कि जब 10 साल पहले 2015 में जब ये वैकेंसी आई थी तब कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी थी। तो एक बार उसकी कट ऑफ पर नज़र डाल देते हैं। देखें, ये बेसिकली कट ऑफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर, ये उसी से लिया हुआ है। आप देखें यहाँ पर मेंशन है 76। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर 76 है, 70 है, आप सोचो ये कट ऑफ अगर उस समय थी, आज से 10 साल पहले, जब ज़्यादा इतने लोगों को फार्मेसी की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो अब तो फार्मा एक वास्ट फील्ड बन चुका है और लगभग सब लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो अब आप सोचो कट ऑफ कितनी जाएगी, मतलब आपको अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन टफ रहने वाला है। तो अगर तब 76 थी, कब की बात करें हम, 2015 में रफली। ठीक है, तो अब मैं मान सकती हूँ कि अब ये कुछ हो सकती है अराउंड 120 प्लस मिनिमम। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि अब मिनिमम तो इतनी रहेगी ही रहेगी, बट आई थिंक इफ़ यू स्कोर नियरली दिस तो गारंटीड है कि हम सेफ में हैं, सेफ्टी जोन में हैं। तो 120 प्लस तो हम एम कर सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ रह सकती है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वैकेंसी के कट ऑफ को देखते हुए, पर हम स्कोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वी स्ट्राइव फॉर 150। अब अगर हमें ये 150 स्ट्राइव करना है तो उससे पहले हमें एक बार सिलेबस को जर्नल ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं आपके सामने पहले डिटेल्ड एक बार जर्नल ओवरव्यू से पहले हम डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। देखिए, 200 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है, 100 हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इधर नीचे आ जाते हैं, ये बेसिकली सिलेबस आपको जो है महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल MPSC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखें, सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर टिका है आपका सारा दारोमदार। तो बेसिकली अगर हम देखें टॉपिक वाइज, सबसे पहले फिजियोलॉजी है इसमें, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अगर हम पार्ट देखें तो इसमें फिजियो का जो पार्ट है उसमें मेनली अगर मैं जो देख पा रही हूँ इसमें जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे अब तक, दैट इज़ ब्लड। आप देखो, होल ब्लड, composition function of blood elements, coagulation and blood groups, blood components, manufacturing and storage, blood bank operation requirement and standards। तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं जो फिजियो में इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी ब्लड से रिलेटेड है। डू नॉट स्किप दैट टॉपिक। उसके अलावा पैथो में अगर आ जाएं
एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स वगैरह हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HBSA जी। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं मेनली, पैथो में हमारे पास कम सिलेबस है, वेरी टू द पॉइंट है। पैथो में तो और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बट देन ऑब्वियसली हमारे पास जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए है वो बहुत लिमिटेड है, तो ये एक स्मॉल शॉर्ट पैथो का पार्ट है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो एक बार इधर देख लेते हैं। देखें, फार्माकोलॉजी पर आ जाते हैं एक बार। फार्माकोलॉजी में अगर देखें, कोगुलेशन एंड हेमेटोनिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंजाइना पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एरिदमिया पर आते हैं, इवन डायूरेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। पर अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव कवर किया तो उसकी फर्स्ट कैटेगरी डायूरेटिक्स है, अच्छे से कर लोगे तो ये उसी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद CNS की अगर ड्रग्स को देखें हम, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। लोकल एनेस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है। एनसेट के ऊपर हमने खुद ने क्लास में कितने क्वेश्चंस देखे हैं, कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम पे एनसेट पर तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं। ओपियोइड इंपॉर्टेंट है, एनाल्जेसिक्स इंपॉर्टेंट है, एंटीपायरेटिक एंड एंटीटसिव भी सिलेबस में है, पर आई थिंक कि सबसे ज़्यादा एनाल्जेसिक, ओपियोइड, एनसेड और ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आज और देख लेते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में अगर हम बात करें। आई होप कि ये आपको अच्छे से विजिबल है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको और कर देती हूँ तो ये और अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। देखें, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपके एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स इंपॉर्टेंट रहता है, यूटीआई इन्फेक्शन से रिलेटेड ड्रग्स, एंटीवायरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप दैट, एंटीवायरल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पर भी हमने देखे हैं। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं एंडोक्राइन पर, तो एंडोक्राइन में एंटी डायबिटिक इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन हार्मोन सारे जिसमें हमारे थायराइड आ जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी ड्रग्स में एंटी एस्थमेटिक और COPD तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, एंटी एस्थमेटिक पर हमने कितनी देखी हैं क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GIT ड्रग्स में एंटी अल्सर टॉपिक कैसे भूल सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी इमेटिक्स इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑटोक्वाइड्स में अगर हम आ जाते हैं तो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स इंपॉर्टेंट है और इवन सप्रेसेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। फिर और थोड़ा नीचे आ जाते हैं टॉक्सिकोलॉजी, डिफरेंट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन तो इंपॉर्टेंट है, पर देन हैवी मेटल पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। एंटीडोट, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट ऑफ CNS पॉइजनस ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट है। टेरेटोजेनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी बार, कई बार इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। माइक्रो पर अगर अब हम आ जाते हैं, लेट्स गो ऑन माइक्रो, ठीक है। अब माइक्रो पर एक बार नज़र डालते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस हमें पता है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उस पर रहते हैं। उसके अलावा आपके एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है। लास्टली वायरोलॉजिकल टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, एंड डिफरेंट मीडिया के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन अकरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइक्रो का इतना बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, सिलेबस नहीं है, माइक्रो बहुत वास्ट है इटसेल्फ, पर जो लिमिटेड टॉपिक हैं इसमें वो आप कवर करने ही पड़ेंगे, उनको मिस आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि DI की वैकेंसी है, वी कैन नॉट टेक द रिस्क। बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स में अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। प्रोटीन, लिपिड्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, भरपूर क्वेश्चंस रहते हैं बायोकेम के। देखें, बायोकेम इटसेल्फ के हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से कम रहें, DI में ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन ज़्यादा, जो मोटा फार्मासिस्ट एग्जाम में हमने जो देखा, अभी एम्स के CRE एग्जाम में भी जो पैटर्न हमने देखा कि मेजर जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें फार्माकोलॉजी इटसेल्फ बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और उसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, रेगुलेटरी अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बायोकेमिस्ट्री को स्किप कर देंगे। स्मॉल सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, तो कवर करना इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लमैटिक होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपके आइसोमर्स, फर्मेंटेशन, सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, डायजो रिएक्शंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में अगर आ जाएँ तो अब देखो, प्री फॉर्मुलेशन पूरा सूटिक्स का पार्ट है, इसमें आपके डोजेज फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सॉरी अबाउट दिस,
आपके डोजेज फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा आपके कैप्सूल्स, पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन, ऑप्थेल्मिक्स वगैरह ये सारी इंपॉर्टेंट है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जिसमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आपको अच्छे से करना है। सस्टेन रिलीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैचेस वगैरह के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। टारगेटेड डिलीवरी एंड ऑक्यूलर इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, नीचे आते हैं मेडिकल डिवाइसेस में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का अगर हम डिस्कशन करें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कॉस्मेटिक साइंस, हर्ब्स एंड फार्मास्यूटिकल, रॉ हर्बल फॉर्मुलेशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डू नॉट फॉरगेट दैट। न्यूट्रास्यूटिकल्स पर भी बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, डू नॉट स्किप दैट इन एनी वे, बहुत ज़रूरी है। देखें, फिर हम आ जाते हैं एनालिसिस पर। एनालिसिस का पार्ट आप देख लीजिए, बहुत गिवन है जो भी इसके प्रैक्टिसेस हैं। फिर फार्मेसी प्रैक्टिस में कम्युनिटी हॉस्पिटल एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, डू नॉट स्किप दैट। DI कैन इसमें रिलेटेड कम्युनिटी फार्मेसी से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। देखें, ये आगे हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स का एंड जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट। तो इसमें सारे एक्ट्स गिवन है, कॉस्मेटिक एक्ट से लगा के, फार्मेसी एक्ट से लगा के सारे आपको उसमें करने पड़ेंगे। ये आ गया आपके सारे फार्मेसी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, न्यूट्रास्यूटिकल से रिलेटेड WHO GMP सर्टिफिकेशंस, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। तो अगर इतना सब कुछ, अब देखें ये इन्होंने बहुत जो सिलेबस इन्होंने दिया है, अगर आप देखेंगे इन्होंने हर टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही फिल्टर आउट किए हैं। काफ़ी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हो तो आई एम श्योर आपने ये बहुत अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। पर देन उन्होंने ऑलरेडी उसको फिल्टर आउट करके कर लिया है। हमें कोशिश क्या करनी है कि हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करें, और जितना अच्छे से हम कवर करेंगे आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से इस वैकेंसी को भी हैंडल कर लेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10 साल के बाद अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो आई एम श्योर आप में से कितने लोग कितनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे। डू नॉट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए और ज़्यादा समय मत लगाइए अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी प्रेप। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।